हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन पे। देखिए, सबसे पहले क्लैट 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो 17,999 का कोर्स है। 7 बुक्स, मॉक्स, पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। वहीं अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर विजेता बैच। 2 इयर्स का फीस ओनली 32,999 है। यहाँ पे क्लैट पॉइंट मैजिक बॉक्स है। अगर आप एनएलसेट के लिए चाहते हैं जिसमें आपको मॉक्स, बुक्स सब कुछ मिलेगी तो आप परचेस कर सकते हैं, या फिर सिर्फ हमारा मॉक्स एनएलसेट का लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्लैट पॉइंट का मॉक जो है अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, एंड मैजिक बॉक्स भी क्लैट के लिए अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एनएलसेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच। देखो, इनमें से किसी भी कोर्सेज में आपको इनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे हर कोर्सेज के डेमो क्लासेस, मॉक के पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल हैं। एक बार देख लेना, संतुष्टि ले लेना, अच्छा लगता है तो इनरोल कर लेना। साथ ही साथ हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प या एनी गाइडेंस या कुछ आपको जानना है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, आज की जो पहली एक अच्छी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक अभी मतलब सामने जारी करी है जनता के लिए और लोअर कोर्ट्स के लिए, जिसमें जेंडर स्टीरियोटाइप्स शब्द को ना यूज करने के लिए मना कर दिया है इन वेरियस जजमेंट्स जजेस के द्वारा। ठीक है, तो इस हैंडबुक में क्या क्या चीजें हैं, कुछ मेजर चीजें देख लेते हैं। जैसे कि कैरियर वुमेन करके जो शब्द है वो हटाने को कहा है, फॉलन वुमेन करके जो शब्द है वो हटाने को कहा है, फेथफुल और ओबीडियंट वाइफ जो शब्द है इसको हटाने को कहा है, ईव टीजिंग हटाने को कहा है, हर्फोडाइट को हटाने को कहा है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने यहाँ पे इसमें रिमूव करने की बात कही है। साथ ही साथ कुछ ऑफर भी किए हैं करेक्ट टर्म्स, जैसे कि जो यूज़ होने चाहिए, वुमेन, वाइफ, स्ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंटरसेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछ लेंगे कि इस हैंडबुक में क्या नाम चेंज किया गया है, क्योंकि बहुत सारे किए गए होंगे, तो आपको सारा नहीं याद रखने की जरूरत है। मेजर कुछ वर्ड्स आपको मैंने बता दिए हैं, लेकिन इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो ये जो बुक है, जो ये हैंडबुक आई है, ये एक्चुअल में आई क्यों है। 2021 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस था, अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लोअर कोर्ट्स को स्पेसिफिकली कि भाई जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स होते हैं, जो अच्छे नहीं हैं, जिसमें आप महिलाओं का अपमान करते हो, ऐसे शब्द को कोर्ट्स में यूज करने से अपने आप को दूर रखिए। उसके बाद भी हो ये रहा था कि बहुत सारी कोर्ट्स में जो देखो क्या होता है ना, आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट चर्चा में रहती है तो उनकी चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन जो लोअर कोर्ट्स हैं, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में बैठे हो वहां की जो कोर्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता पड़ती, जो हमारे तक नहीं आती है, तो वहां पे बहुत बार इस तरह की चीजें यूज होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपर्णा भट्ट स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी ट्रायल कोर्ट्स के लिए कि अवॉइड यूजेस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड पैट्रियार्कल नोशंस व्हाइल डीलिंग विद द सेक्सुअल वायलेंस केसेस। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये हैंडबुक दी है तो इसमें फिर सभी चीजों को इंक्लूड करके है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सेक्सुअल वायलेंस की केसेस के लिए ही कहा है। इसमें जितने भी केसेस अगर ट्रायल कोर्ट देखेगी या लोअर कोर्ट देखेंगी तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो चीज सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ठीक है, इसके बाद देखो एक एडिटोरियल आया हुआ है, तो नए बिल जो हमने डिस्कस किए हैं उनके ऊपर इसको डिस्कस करने की नीड है नहीं। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्लास्फेमी के वजह से पाकिस्तान में कल या परसों हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी कि कुछ हिंदू फैमिलीज को तंग किया जा रहा है। अब वहाँ पे जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं उनका भी घर जलाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। देखो, क्रिश्चियन कम्युनिटी का अगर ज़्यादा यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी और ये बहुत हाईलाइट भी हो रहा है, क्योंकि देन अगेन वही बात है ना, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जैसे कि मेनली अगर आप यूएस को ले लो तो यूएस इज क्वाइट क्लोज टू पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को बहुत नीड पड़ती है यूएस की, तो अभी फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आने वाला है यूएस से अगर इस तरीके की चीज़ें हुई तो। बाकी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया एंड चाइना के बीच में 19th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर टॉक्स जो है वो अगस्त 14 को थे, और अगस्त 14 की स्टॉक में ना मैं पढ़ रहा था आज की क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला,
तो एक सबसे अच्छी चीज जो देखने को मिली ना कि ये बात है कि पॉजिटिव है और बॉर्डर के सॉल्यूशन को जल्द से जल्द लाया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो अपने पुराने पेट्रोलिंग पॉइंट था उस पर इंस्टेट कर सकता है, चाइना अपने में चला जाएगा। तो ये सब चीजें आई हैं, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या ही रीजन था जिसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर इशू आ गया है। ठीक है, और लास्ट राउंड जो था ना वो 18th राउंड हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में अप्रैल 23, 2023 में। पहला राउंड हुआ था जून 6, 2020 में। ठीक है, चलिए अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है लेकिन एक बार रिवाइज काइंड ऑफ कर लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में आइडिया आ जाए कि क्या है सीन। ठीक है, तो क्यों, क्वेश्चन है वाई। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि दोनों ही कंट्रीज की जो LAC है ना वो दोनों ही कंट्री अलग अलग रिकॉग्नाइज करती हैं। LAC मतलब बताओ, एक LOC है आपका, एक LAC है ना। LOC इज पाकिस्तान इंडिया एंड LAC इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो जो LAC है ना वो दोनों ही कंट्री अपने हिसाब से अलग मानती है। जैसे इंडिया का कहना है कि LAC ये है, चाइना कहता है कि नहीं भाई हमारे हिसाब से LAC है। LOC के केस में क्या है ना कि वो इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड लाइन है कि हाँ भाई ये बॉर्डर है, लेकिन चाइना और इंडिया के बीच में ना ये है नहीं। तो ये एक इशू है सबसे पहला। दूसरा इशू जो है ना दोनों के बीच में वो है 1962 का वॉर, मिसट्रस्ट। देखो नेहरू जी जो है ना चाइना के बड़े फेवर में रहते थे। इवन जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया था तो UN में कहा गया था कि भाई इंडिया आवाज उठाए तो इस पर कुछ सैंक्शन लिए जाए, चाइना के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जाए। पर नेहरू जी का ऐसा कहना था कि भाई वो उनका मामला है, हम क्यों ही बोलें। अदरवाइज अगर तिब्बत को चाइना ने जब एनेक्स किया था उस समय इंडिया आवाज उठाता तो चाइना और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ा बफर स्टेट होता तिब्बत का, लेकिन वो उस समय नहीं किया। तो नेहरू जी को ये उम्मीद नहीं थी कि चाइना जो है या फिर इंडिया को या किसी भी कंट्री को उस समय उम्मीद नहीं थी कि चाइना जो है ना वो इंडिया पे अटैक कर देगा। बट 1962 का वॉर ऐसे ही हुआ, अचानक से चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। आपको पता है इंडिया उसमें हार भी गया था और फिर सीज फायर हुआ। चाइना जो है काफी अंदर तक इंडिया के बॉर्डर्स में आ गई थी उनकी सेना, फिर बाद में उन्होंने वापस बुला लिया था। ठीक है, तो वहां से ना मिसट्रस्ट बहुत है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो एक ये भी रीजन है। तीसरा जो है ना वो ये है कि देखो भारत जो है ना वो हिमालयों को अपना बैकयार्ड मानता है। आप हमारे रिलीजियस टेक्स्ट भी उठा के देख लो तो हिमालयाज का बहुत रिलेवेंस है, बहुत सारी चीजें हिमालय से जुड़ी हुई हैं। और चाइना जो है ना वो हिमालय को ऐसे बफर जोन बनाना चाहता है कि भाई उनके और इंडिया के बीच में बफर जोन रहे, जिससे कल को कभी भी डिस्प्यूट हो तो भाई हिमालय से मतलब कोई इधर आ ही ना पाए। देखो पहाड़ के ऊपर से जाके अटैक करना या पहाड़ पे चढ़ना ये अपना आप में बहुत चुनौती का विषय है और इट्स नॉट इजी टू फाइट वॉर ऑन हिल एरियाज। इसीलिए आप देखो ब्रिटिशर्स या जितने भी थे तो वो लोग पहाड़ी एरियाज में ना कभी अपना वर्चस्व नहीं बना पाए, क्योंकि पहाड़ी एरियाज में लड़ने के लिए एक तो नए टैक्टिक्स चाहिए, दूसरा कि हिमालय वाला एरिया तो बहुत ठंड में भी रहता है, तो ये बफर जोन की तरह चाइना चाहता है। तो दीज आर सम मेजर इश्यूज जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर की प्रॉब्लम चल रही है। और एक इशू और है यार, चाइना जो है ना वो अपना वर्चस्व चाहता है। चाइना का अगर आप बॉर्डर इशू देखोगे ना तो लैंड पे आज की डेट में चलो हमारे साथ है, लेकिन सी के लेवल पे ना अपने जितने उसके पड़ोसी देश हैं सबसे है। तो चाइना इज लाइक दैट कि भाई हम इकोनॉमी के लेवल पे भी आगे बढ़ेंगे और साथ साथ मिलिट्री के लेवल पे भी सबको डरा के चलेंगे। जैसे दो टाइप के टॉपर होते हैं, एक टॉपर होता है चुपचाप रहता है, पढ़ाई करता है, मस्त नंबर लाता है, आगे बढ़ता जाता है। दूसरा टॉपर होता है वो नंबर भी लाता है, पढ़ाई भी करता है और 10 जगह पे गाता भी है, सामने वाले को ह्यूमिलेट भी करता है। आपने ऐसे लोग अपने जिंदगी में देखे होंगे। तो चाइना जो है ना वो दूसरे वाला टॉपर है। देखो टॉपर है ये तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, इकोनॉमी का तो भाई लेवल ही अलग जा रहा है, आज नहीं तो कल यूएस को भी पिछाड़ देगा। लेकिन जो बाहुबली वाला जो ये दिखाने की कोशिश करता है ना, जो ये लोगों को दबाने की कोशिश करता है, वो बड़ा गलत है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नीट एंड तमिलनाडु प्रोटेस्ट। क्या हो रहा है तमिलनाडु में और नीट से क्या ही दिक्कत है तमिलनाडु के जो अभी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, पूरा इशू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज नीट। अगर आपके कोई दोस्त या फ्रेंड्स जो है नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा नीट क्या है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक क्वालिफाइंग टेस्ट है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम। एमबीबीएस होता है आपका जो मेन डॉक्टर होते हैं, बीडीएस मतलब आपके जो डेंटिस्ट एंड एवरीवन होते हैं।
in Indian Medical and Dental College. It was introduced to standardize admission across the country. ठीक है, जैसे IIT का एग्जाम है वैसे ही नीट का एग्जाम है। अब क्यों तमिलनाडु इसको अपोज कर रहा है, देखते हैं। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट, एक कमिटी बनी थी जस्टिस के रजन के द्वारा अंडर में, उन्होंने ये बोला था कि नीट के वजह से ये देखने को मिलता है कि तमिलनाडु की जो हिस्टोरिकली जो सीट्स रहती थी, तमिलनाडु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन TNBSC, जैसे CBSE के स्टूडेंट्स होते हैं ना वैसे ही TNBSC के स्टूडेंट होंगे, तो उनकी जो पहले सीट्स रहती थी ना हिस्टोरिकली, जो वो पहले डॉक्टर्स के लिए बनते थे, ज्यादा लोग सेलेक्ट होते थे, वो अब कम हो जाएगी अगर नीट के थ्रू होगी, ठीक है, जो कि कम हो चुकी है। पहली चीज तो ये इस कमेटी के थ्रू आई। दूसरा कि भाई ये जो सिलेबस है ये CBSE को फेवर करता है। देखो ये बात तो फैक्ट है कि IIT ले लो या आप UPSC ले लो या आप कहीं भी ले लो, CBSE को ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड है और कंटेंट भी अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि स्टेट बोर्ड से कंटेंट अच्छे नहीं है, बट CBSE का एक ऑथेंटिकेटेड कंटेंट रहता है तो उसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि भैया फिर जो हमारे TNBSC के स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा, CBSE बोर्ड वालों को सारा फायदा हो रहा है तो TNBSC बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे। फिर एक और बात आरोप लगाया जा रहा है तमिलनाडु सरकार एंड लोगों के द्वारा कि भाई कोचिंग की डिपेंडेंसी के बिना हो ही नहीं पाएगा। देखो ये बात तो फैक्ट है कि नीट का एग्जाम बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिना कोचिंग के निकाल पाते हैं। और अब लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि कोचिंग चाहे आप किसी भी एग्जाम के ले लो, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली रह गई है, हाँ पैसा लगता है, लेकिन देर आर ऑलवेज सम ऑप्शंस, यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में भी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि मैं क्लैट की कोचिंग की बात करूं तो देर आर कोचिंग, मतलब देर वॉज अ टाइम जब 1,00,000-1,50,000 रुपए से कम में फीस नहीं होती थी, बट आज की डेट में है, मतलब आप 17,000 में आप हमारे यहाँ कर रहे हो, या ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगहों पे होगी। तो नॉमिनल फीसेस भी कोचिंग अवेलेबल होती हैं, बट हाँ ये है कि नीट का एग्जाम ना कोचिंग के बिना मुश्किल है, जैसे IIT का एग्जाम भी कोचिंग के बिना मुश्किल है, ठीक है। इसके बाद सोशल इनइक्वालिटी, ये कहा जा रहा है कि भाई जिस पे पैसा होगा वो कोचिंग कर लेगा और जिस पे पैसा नहीं होगा वो कोचिंग नहीं कर पाएगा, तो भाई उसका तो हो ही नहीं पाएगा। फिर बोला जा रहा है कि एग्जाम कंडक्ट इश्यूज, तो ये कहा जा रहा है कि नीट के एग्जाम में भाई धांधली होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो ये कुछ रीजंस दिए जा रहे हैं तमिलनाडु के द्वारा जिसकी वजह से वो नीट को नहीं चाहता है। अब क्या तमिलनाडु ने इसके लिए किया क्या, तो देखो तमिलनाडु की सरकार ने इसके लिए एक बिल लाया। कब लाया, 2017 में लाया था। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड अ बिल जिससे कि नीड बेस्ड एडमिशन को खत्म करके उनका अपना टेस्ट बने और अपने तरीके से चीजें हों। शायद मेरिट पे लेते थे, ये टेस्ट भी नहीं था, जो 12th में मार्क्स आते थे उसके बेसिस पे लेते थे। तो ये बिल जो है ठंडे बस्ते में चला गया, प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूवल ग्रांट नहीं करी। फिर 2021 में फिर से नया बिल आया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने इसको वापस रिटर्न कर दिया, फिर उसको चेंज करके इन्होंने फिर गवर्नर के पास भेजा तो गवर्नर ने कुछ नहीं किया, तो अब इसको प्रेसिडेंट के पास इन्होंने भेज दिया है। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अवेटिंग है और जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे तब तक वो पास नहीं हो पाएगा, जो अप्रूवल देना भी मुश्किल है। क्योंकि देखो नीट एक पूरे इंडिया का एग्जाम है और उसमें अगर किसी स्टेट को एग्जामिशन आज की डेट में दे दिया जाए तो कल पे दूसरे स्टेट्स भी मांगने आएंगे, तो वो एक गलत चीज है मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी क्या होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि सर क्या तमिलनाडु का मन आया तो वो रिफ्यूज कर सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पापा आपकी कुछ आपको कहेंगे, मम्मी आपकी आपको कुछ कहेंगी, तो मोस्टली हमें मानना पड़ता है क्योंकि बड़े हैं भाई, डर भी होता है। बट क्या हम मना कर सकते हैं, करके देखो, थप्पड़ खा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर मना कर दिया स्टेट ने, तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पता है कोसी फेडरल है, ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट पता है ना आपको, एक होती है यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ यूनियन कानून बनाती है, एक होती है स्टेट लिस्ट जिसमें सिर्फ स्टेट कानून बनाती है, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर कानून बनाती है, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि पहले तो सामंजस्य बैठाओ दोनों को कि दोनों क्लियर कर दें उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लॉ, तब सही है। अगर इनमें से एक के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो सेंटर की बात प्रिवेल करी जाएगी। तो वही यहाँ पे चीज है, व्हेन स्टेट लॉ कॉन्ट्रडिक्ट्स अ सेंट्रल लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट प्रिवेल्स। इसके बाद क्या टोटल ऑप्शंस अवेलेबल हैं तमिलनाडु के पास अगेंस्ट दिस नीट वाला थिंग। तो सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इस लॉ को लेके, फिर आप आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सक्लूसिव जुडिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को स्टेट एंड सेंटर के बीच के मामले को सॉल्व करने के लिए, तो वो उसके बेसिस पे फैसला दे सकते हैं।
आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंपावर करता है स्टेट को कि पास लेजिस्लेशन विच निगेट्स द सेंट्रल एक्ट्स इन मैटर इनमरेटेड अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कि आप भाई कोई बिल ले आओ जो आपको लगता है कि सेंटर के साथ आपका नहीं बैठ रहा है उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर। बट यहाँ पे देखो एक्सेप्शन है कि भाई प्रेसिडेंट की मर्जी चाहिए, और आपको मैंने बताया अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल किया जाएगा। तो ये चीजें हैं एंड आई होप आपको समझ में आया हो। बेसिकली देखो नीट बिल ना अभी बहुत न्यूज़ में है, बहुत चर्चा में है, तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि भाई इसमें क्या सीन है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज़ें थी आज के सेशन के बारे में। और दूसरी चीज़ देखो, मेरा यही आप लोगों से कहना है कि करंट अफेयर को आप पढ़ते रहो, अच्छे से करते रहो, लेकिन रिवीजन जरूर करते रहना। और एक मेरे को स्टूडेंट्स में एक और प्रॉब्लम दिखती है कि मॉक बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करते हो, इतना मत दो, वीकली दे रहे हो ठीक है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ जो आपके पास एक्स्ट्रा मॉक्स आपको मिल रहे हैं चाहे टेलीग्राम से चाहे कहीं से, उसको एज ए सेक्शनल टेस्ट दो। ठीक है, और टाइम कैप लगा के दो। एक ना मोबाइल को यूज़ मत करना टाइम के लिए, स्टॉप वॉच के लिए, वरना आप लोगों को नोटिफिकेशन आएंगे ना, आप उससे परेशान हो जाओगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अपने मोबाइल ऐप में जाना, सेटिंग में जाना, वहाँ पे जितनी भी ऐप्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे जियो हो गया, जियो सिनेमा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। मतलब मेरा ये कहना है कि जब आप चाहो तभी आप उस ऐप के अंदर घुसो और तब आपको पता पड़े कि क्या चीज़ें आई हैं। वरना ये जो ऐप होती है ना, इनका बड़ा सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत दिमाग से खेलते हैं ये लोग। आपकी कोई फोटो आपने डाली, ऊपर से पॉपअप हो गया, लाइक हो गई, आप देखना चाहोगे किसने लाइक कर दी, कितने लाइक्स हो गए। तो सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो अगर आप यूज़ करते हो। बाकी मेरा तो सजेशन यही है कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये डिलीट कर दो जब पूरे दिन में चलाने का मन करे। आजकल सभी के पास 1.5-2 GB डेटा पर डे होता है, तो तब उसको इंस्टॉल कर लो, देख लो, है ना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें करो यार, लाइफ में थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा। आज नहीं होगे तो फिर कुछ सालों बाद होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज नहीं हुए, क्लैट नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाओगे, भाई कर लोगे, पर आगे फिर जाके सीरियस होगे। और अभी सीरियस हो सकते हो तो अभी हो जाओ, ज़्यादा बेटर है ना। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।